Assalamualaikum friends, my name is Aksa and this is my YouTube channel where we discuss about a lot of things. Today I am going to take a start with the subject that is particularly related to law and one of my favorite subject, international law. So let's just discuss about a little bit introduction of public international law, or we can say that international law. सो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ में जो है वो अगर हम कभी भी लॉ को डिस्कस करें तो हम सबसे पहले लॉ को जो है वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ। अच्छा, लॉ क्या होता है? लॉ जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारे कोई भी कंट्री को रूल करने के लिए, हमारे कंट्री के सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसको हम लॉ बोलते हैं। तो वो रूल्स और रेगुलेशन को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो किस में डिवाइड होता है? डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अब मैं आपको बताऊंगी डोमेस्टिक लॉ क्या होता है और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। अच्छा, डोमेस्टिक लॉ जो है वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो विद इन अ स्टेट जो है वो अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो है वो काफी सारे जो है वो रूल्स हैं, लॉज हैं कंट्री के सिस्टम को, स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए। जैसे जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड है जो कि पैदा होते साथ ही हर बच्चे पर जो है वो हर सिटीजन पर अप्लाई होता है अगर वो बड़े होने के साथ साथ कोई क्राइम करे, या जिसमें जो है वो हर तरह के क्राइम को डिफाइन किया गया है। इसी तरह से पीपीसी के जितने भी लॉज हैं उनका प्रोसीजर जो है वो हमें सीआरपीसी में बताया गया। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसमें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे गए कि हमारा जो है वो एग्जीक्यूटिव किस तरह से वर्क करेगा, लेजिस्लेशन किस तरह से वर्क करेगा, जुडिशरी जो है वो हमारे पास जो है वो रूल्स और रेगुलेशन जितने भी होते हैं जो कि एक स्टेट के सब्जेक्ट को गवर्न करने के लिए जो है वो स्टेट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेशन जो है वो रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट जो है वो उसको इन्फोर्स कराती है। तो वो क्या होते हैं, वो लॉज क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक लॉ। और जिसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको म्यूनिसिपल लॉ भी बोलते हैं। जब हमने स्टेट को गवर्न करने के लिए जो है वो रूल्स बनाते हैं, इसी तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं तो उनको भी गवर्न करने के लिए, उनके भी मामलात को रेगुलेट करने के लिए जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं। पहले जो है वो इंटरनेशनल लॉ पर जो है वो ज्यादा वर्किंग नहीं हुई हुई थी। लाइक जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद जो है वो इस तरह की जरूरत को महसूस किया गया कि जिस तरह से स्टेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास रेगुलेशन है, इसी तरह से जो बहुत सारे स्टेट हैं उनके मामलात को भी रेगुलेट करने के लिए, उनके मामलात को भी हल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत ज्यादा फील्ड में आया, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। फिर इंटरनेशनल लॉ जब लीग ऑफ नेशन का एक कॉन्सेप्ट आया तो उसमें जो है वो जब 1918 में आ गया था तो उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग नहीं कर सका और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। लेकिन उसके बाद जो है वो काफी डेवलपमेंट होती रही इंटरनेशनल लॉ में। तो जिस तरह से जो है डोमेस्टिक लॉ के सब्जेक्ट जो है वो सिटीजन होते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ के भी जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि ये रूल अप्लाई किस पर होगा। अब हमने लॉ तो बना देते हैं लेकिन उसकी हम उसको किसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिटीजन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में काम कर रही होती है, और साथ साथ जो है वो जितनी भी स्टेट होती हैं वो सब जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आती हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ की अगर सिंपल सी डेफिनेशन को देखें तो ये क्या होती है? बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि रेगुलेट करती है रिलेशनशिप अमंग द स्टेट। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ रूल्स हो गए या बॉडी ऑफ रूल्स हो गए। और जो इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है वो इंटरचेंजेबली यूज
होती रहती हैं। लाइक हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोले या फिर हम इसको इंटरनेशनल लॉ बोले, एक ही बात होगी। और हमने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये क्या होता है। दो स्टेट के मामलात को जो है वो रेगुलेट करता है, उनके दरमियान जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो क्या होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब से जो है वो इसने बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग करना स्टार्ट की, तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने जो है वो कोई इस तरह की बहुत ज्यादा वॉर नहीं हुई, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर लॉ है, हमारे पास प्रॉपर रूल्स हैं कि जिसकी वजह से हम जो है वो मामलात को पहले से ही हल करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो रूल्स हैं वो उन सब चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ में जो है वो क्या क्या कौन कौन से मैटर्स जो है वो कवर होते हैं, वॉर टाइम लॉज जितने भी होते हैं उसमें, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, हैग लॉज है, ये सब रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है, ताकि जो है वो बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन ना हो, हम उसको पहले ही कंट्रोल कर ले। जिस तरह से हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना जो है वो नुकसान हुआ, तो इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए हमारे पास लॉ है जो कि जेनेवा कन्वेंशन में वो सारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशन जो वॉर के टाइम कंट्रीज को अडॉप्ट करना होंगे वो डिफाइन है। इसी तरह से ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो है वो यूडीएचआर है, जिसमें ह्यूमन राइट्स को बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। इसी तरह से सी से रिलेटेड हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये सब मामलात है कि जो हमारे स्टेट के मैटर्स को जो है वो गवर्न कर रहे होते हैं, जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ, या फिर जो है वो हम उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो मैंने एग्जांपल लिख भी दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक लॉ जो है, जिसको हम आईएमएफ भी बोलते हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टेट को जो है वो कर्जा प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो डेवलपमेंट के लिए अपना काम कर सके। तो वो उनको जो है वो पॉलिसीज के साथ और इस तरह से जो है वो उनको कर्जे प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से यूडीएचआर है जिसमें ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। फिर जो है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इस तरह के जितने भी जो लॉज है वो सब इंटरनेशनल लॉ में आते हैं। लास्ट जो दो इंटरनेशनल लॉ लॉ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अच्छा, जो प्राइवेट लॉ होता है, जिस तरह से जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्टेट के मामलात को रेगुलेट कर रहा था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आती है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, दो स्टेट के जो सिटीजन होते हैं उनके दरमियान जो मामलात होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के जो कोई सिटीजन है वो आपस में उनका कोई एग्रीमेंट है जिसके तहत जो है वो कोई कंपनी उन्होंने बनाई हुई है और वो प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं, और आपस में जो है वो उनके मामला जो है वो किसके अंडर आएंगे, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएंगे। और इसकी एक और कॉमन एग्जाम्पल इस तरह से भी समझी जा सकती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लैंड का एक कपल है, उन्होंने जो है वो शादी की और फिर जो है वो वहां से जो है वो स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गए। फिर उनके मामलात में मैरिज में कोई अगर कुछ कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है, तो फिर वो ये देखेंगे कि इसमें जो है वो स्कॉटिश लॉ अप्लाई होगा या फिर इंग्लैंड का लॉ अप्लाई होगा। अगर तो उन्होंने जो है वो इंग्लैंड की सिटीजनशिप नहीं होगी, अगर लेकिन अगर उनकी शादी इंग्लैंड में हुई है तो फिर जो है वो उनके ऊपर लॉ वहीं का अप्लाई होगा कि जहाँ पर उनकी मैरिज हुई होगी। तो ये सब मामला क्या है, ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट सिटीजन के बीच में है, जिसमें जो है वो दो स्टेट दो सिटीजन दो कंट्री के सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरनेशनल लॉ। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ को काफी सारे जुरिस्ट की डेफिनेशन है उस इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, जिसमें जो है वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ कंसीडर करते हैं और कुछ जो है वो इसको लॉ कंसीडर नहीं करते। तो हम जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ किस तरह से लॉ है, और जो इसको कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उनका क्या जो है वो व्यू है, वो क्या मानते हैं इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।